प्रिय मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, आदाब। जाकिर सर की क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण प्रकरण मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये तीसरा भाग पढ़ेंगे इसका, जिसमें हम सामाजिक क्रिया को समझने की जो विधियां हैं उन्हें पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक क्रिया को किन किन विधियों के माध्यम से समझा जा सकता है। इससे पहले जो दो पार्ट थे सामाजिक क्रिया के, उनमें पहले पार्ट में हमने सामाजिक क्रिया का अर्थ और इसकी विशेषताओं को जाना था। पार्ट नंबर सेकंड में हमने सामाजिक क्रिया के प्रकारों को भली भांति अच्छी तरीके से समझा था कि सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो इसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहले सबसे पहले आता है सामाजिक क्रिया क्या है। सामाजिक क्रिया जब दो या दो से अधिक सामाजिक इकाइयाँ, यहाँ सामाजिक इकाइयों का मतलब है व्यक्तियों से, एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरों को अपने व्यवहार के माध्यम से प्रभावित करते हैं, तो उसे सामाजिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। पार्ट सेकंड में हमने पढ़ा था सामाजिक क्रिया के प्रकार। तो सामाजिक क्रिया के मैक्स वेबर में मुख्य रूप से 4 प्रकार बताए थे: तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, और इसके बाद में सबसे अंत में उन्होंने जो बताया था वो था परंपरात्मक क्रिया। तो इन सामाजिक क्रियाओं को समझने की कौन कौन सी विधियां हैं उसे हम जानेंगे या समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही बांध देता हूँ, पहले आप इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो देखिए, मैक्स वेबर के अनुसार मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। यानी कि मानव जो भी काम करता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। बगैर उद्देश्य के मानव कोई काम नहीं करता। अगर वो सुबह घूमने जा रहा है तो उसका भी कोई उद्देश्य है। उसका घूमने का जो उद्देश्य है वो यह है कि वह फिट रहे। वो पढ़ रहा है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का जो उद्देश्य है वो यह है कि आप पढ़ लिख कर के अच्छी नौकरी पालें और अपने जीवन यापन और अपने परिवार का जीवन यापन अच्छे से कर सकें। आगे देखिए, आपने आपने का मतलब यहाँ किससे? मैक्स वेबर से। क्रियाओं की प्रकृति को दो भागों में बांटा। आपके अनुसार कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो स्पष्ट होती हैं, जिन्हें समझने के लिए हमें मस्तिष्क पर जोर देना नहीं पड़ता। यानी कि आपने क्रियाओं की जो प्रकृति है, सामाजिक क्रियाओं की जो प्रकृति है, मानवीय क्रियाओं की जो प्रकृति है, उसे दो भागों में बांट दिया। नंबर एक तो वे हैं जिन्हें हमें समझने के लिए दिमाग पर जोर देना नहीं पड़ता, या हम उन्हें सरल भाव से समझ लेते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए हमें दिमाग पर जोर देना पड़ता है, उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य को जानना पड़ता है, तब जाकर के हम उस क्रिया को समझ सकते हैं। जैसे कि कोई जासूस अगर कोई कर्म कर रहा है, छुप छुप कर चल रहा है, तो उसका क्या उद्देश्य है उसे जानने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर देना होगा, उसका पीछा करना होगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं कि वो करना क्या चाहता है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, तो व्यक्ति जो खाना खा रहा है उसे समझने के लिए हमें ज़्यादा दिमाग पर जोर देना नहीं पड़ेगा। हम केवल ये समझेंगे कि वो व्यक्ति खाना खा रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है। इसके विपरीत दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका उद्देश्य और प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी एक जासूस का उदाहरण दिया। इन मानवीय क्रियाओं को समझने के लिए हमें मस्तिष्क पर जोर देना होता है। कौन सी? ये दूसरी, जिनका उद्देश्य और प्रयोजन करना हमें मालूम करना हमें कठिन होता है, उनको समझने के लिए हमें हमारे दिमाग पर जोर देना होता है। जब तक इन मानवीय क्रियाओं का अर्थ, उद्देश्य और प्रयोजनों को समझ न लिया जाए, तब तक सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल होता है। यही कारण है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियां बताई हैं जो इस प्रकार हैं। यानी कि मैक्स वेबर ने सामाजिक विधियों को समझने के लिए कुछ विधियां बताई हैं। तो वो जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं।
मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने की जो विधियां हैं उन्हें मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा? दो भागों में। मैक्स वेबर ने कितने भागों में बांट दिया इन विधियों को? दो भागों में। नंबर एक बौद्धिक विधि और नंबर दो भावात्मक विधि या भावनात्मक विधि। बौद्धिक विधि को भी दो भागों में बांट दिया आपने। मैक्स वेबर ने बौद्धिक विधि को भी कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो है तर्काश्रित विधि और नंबर दो गणिताश्रित विधि, यानी तर्क पर आधारित और गणितीय संक्रियाओं पर आधारित। इसके बाद दूसरा है भावात्मक विधि, और भावात्मक विधि है इसे भी आपने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। इन सभी विधियों का, यानी कि मुख्य रूप से दो विधियां हैं, बौद्धिक और भावात्मक, और इन दोनों के कितने कितने भाग है? दो दो। तो इन सभी विधियों को अब हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है बौद्धिक विधि। मैक्स वेबर के अनुसार जिन क्रियाओं को समझने के लिए हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है उन्हें बौद्धिक क्रिया कहते हैं, और ऐसी विधियां बौद्धिक विधियों के नाम से जानी जाती हैं। आपने सामाजिक क्रिया को समझने की जो पहली विधि बताई वो कौन सी है? बौद्धिक विधि। इस विधि में बुद्धि और विवेक को अधिक महत्व दिया जाता है। विवेक का मतलब भी क्या होता है? दिमाग, सोच। अनेक ऐसी सामाजिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें बिना बुद्धि के नहीं समझा जा सकता। मैक्स वेबर ने बौद्धिक क्रियाओं को भी दो भागों में बांट दिया। नंबर एक तर्काश्रित विधि और नंबर दो गणिताश्रित विधि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तर्काश्रित यानी तर्क पर आधारित और गणिताश्रित यानी गणित पर आधारित। तर्क पर आधारित क्रियाओं को तार्किक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने में बौद्धिक विधि का जो प्रथम भाग है उसको तर्क पर आधारित बताया है। बौद्धिक विधि का जो प्रथम भाग है उसे तर्क पर आधारित बताया, इसीलिए इसे हमने क्या कहा है? इसे तर्काश्रित विधि। आपने स्वीकार किया, आपका मतलब यहाँ किससे है? मैक्स वेबर से। मैक्स वेबर ने स्वीकार किया कि अनेक ऐसी क्रियाएं मानव जीवन में घटित होती हैं जिन्हें हम तर्क और विवेक के माध्यम से ही समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए जीव शास्त्र का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश तर्क और बुद्धि पर आधारित है। यानी कि यदि कोई जूलॉजी का अध्ययन करना चाहे तो उसे चिकित्सा महाविद्यालय, या कोई डॉक्टर बनना चाहे तो उसे मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा, ना कि वह किसी सामान्य महाविद्यालय में एडमिशन ले। अगला आता है हमारा गणिताश्रित विधि। मैक्स वेबर ने बौद्धिक विधि के अंतर्गत जो दूसरी विधि बताई वो थी गणिताश्रित विधि। गणिताश्रित विधि के अंतर्गत जो गणिताश्रित क्रियाएं हैं वे ही सम्मिलित होती हैं और जिन्हें हम केवल गणित के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि एक और एक कितने होते हैं? दो, या दो और दो कितने होते हैं? चार। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एक और एक के मिलने से दो बनेंगे और दो दो के मिलने से चार। यह जो क्रिया है इसे हम अन्य माध्यम से नहीं समझ सकते, हम इसे गणित के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो बौद्धिक विधि के कितने प्रकार हो गए? दो। बौद्धिक विधि किसके हैं? ये विधि कौन? बौद्धिक विधि किसकी विधि? सामाजिक क्रिया को समझने की विधि। इसके दो प्रकार हो गए, तर्काश्रित विधि और गणिताश्रित विधि। तर्क पर आधारित और गणित पर आधारित। इसके बाद अगला आता है भावात्मक विधि। भावात्मक विधि यानी इमोशनल मेथड। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रियाओं को समझने की दूसरी जो विधि है वो किस पर आधारित है? भावनाओं पर, जिसे मात्र व्यक्ति की भावनाएं निर्धारित कर सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ ही वह भावना प्रधान भी होता है। मनुष्य हमेशा तर्क और बुद्धि के द्वारा ही संचालित नहीं होता, बल्कि उसकी कई क्रियाएं भावनाओं पर आधारित होती हैं।
अधिकांश सामाजिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बौद्धिक रूप से, जिन्हें बुद्धि के माध्यम से न समझकर भावनाओं के माध्यम से समझा जाता है, या जिन्हें हम केवल बुद्धि के माध्यम से नहीं समझ सकते, केवल भावनाओं के माध्यम से ही समझ सकते हैं। व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली क्रिया इस भावात्मक पहलू से संबंधित है। इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम एक। उदाहरण के लिए, एक बालक डबल रोटी या बिस्कुट की चोरी करता है। बालक के द्वारा की जाने वाली यह क्रिया बुद्धि, तर्क या गणित के द्वारा नहीं की जा सकती। इस क्रिया को समझने के लिए हमें बालक की भावनाओं में प्रवेश करना होगा और यह जानना होगा कि उसने चोरी क्यों की। हम तर्क नहीं लगाएंगे इसमें, हम उसकी भावनाओं को समझेंगे, तभी हम उसकी चोरी करने की क्रिया को जान पाएंगे कि उसने चोरी क्यों की। तो मैक्स वेबर ने इन भावात्मक क्रियाओं को भी दो भागों में बांट दिया। नंबर 1 प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और नंबर 2 व्याख्यात्मक विधि। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का मतलब है अवलोकन के माध्यम से क्रियाओं को समझना। अवलोकन में मानव शरीर की जिस इंद्रिय का अधिक प्रयोग किया जाता है या जो इंद्रिय अधिक काम में आती है वो है आँख। देख करके अवलोकन करना यानी देखना, देख करके क्रिया को समझना। मैक्स वेबर ने भावनाओं के आधार पर सामाजिक क्रियाओं को समझने की जो पहली विधि बताई वो बताई प्रत्यक्ष अवलोकन विधि। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की क्रियाओं में हम मात्र देख कर ही आसानी से समझ सकते हैं। अनेक ऐसी क्रियाएं समाज में घटित होती हैं जिन्हें तर्क और विवेक के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उन्हें देखकर ही उस क्रिया के उद्देश्य को बतलाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, यदि पति पत्नी में मनमुटाव है और आए दिन परस्पर झगड़ा होता है, मारपीट होती है, तो इस स्थिति को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस परिवार में अलगाव या तलाक की स्थिति कभी भी आ सकती है। यानी कि पति पत्नी मारपीट करते हैं, एक दूसरे से बोलते नहीं है, मनमुटाव है, तो भावनाओं के माध्यम से समझ सकते हैं, हम तर्क नहीं लगा सकते इसमें कि इस परिवार में कभी भी तलाक की स्थिति, अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगला है व्याख्यात्मक विधि। व्याख्या के माध्यम से क्रियाओं को समझना। सामाजिक संबंधों का जाल है क्या? समाज किसका जाल है? सामाजिक संबंधों का। इन संबंधों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रियाएं या अंत्य क्रियाओं के दौर से गुजरता है। व्यक्ति की अनेक सामाजिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम अवलोकन के द्वारा नहीं समझ सकते, और उन क्रियाओं को हम व्याख्या के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने की मुख्य रूप से दो विधियां बताई। नंबर 1 बौद्धिक विधि और नंबर 2 भावात्मक विधि। बौद्धिक विधि के अंतर्गत भी आपने उसे दो भागों में बांट दिया, तर्काश्रित विधि और गणिताश्रित विधि। दूसरी जो विधि बताई वो बताई भावात्मक, इसको भी आपने दो भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और व्याख्यात्मक विधि। इस प्रकार हमारा महत्वपूर्ण प्रकरण मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया पूरा होता है। अब हम थोड़ा सा इसकी आलोचना देख लें। इस दुनिया में आप चाहे कोई भी काम करो, उस कार्य का अगर आपको कुछ लाभ हो रहा है या अगर आपकी कुछ बड़ाई हो रही है, आपको उत्साहित किया जा रहा है, आपको शाबाशी मिल रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे या आपके द्वारा किए गए कार्य की आलोचना करेंगे। तो मैक्स वेबर के सामाजिक सिद्धांत की भी कई विद्वानों द्वारा आलोचना की गई, और उनकी इसकी जो आलोचना की गई उसके महत्वपूर्ण बिंदु या जिन जिन आधारों पर इनकी सिद्धांत की आलोचना की गई वो इस प्रकार है। जैसे वेबर के सामाजिक क्रिया के संबंध में एक प्रमुख आलोचना यह है कि उन्होंने इसके नकारात्मक विश्लेषण पर ही विशेषतः जोर दिया है। अर्थात उन्होंने प्रमुख रूप से यह बताया कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। सामाजिक क्रिया के विभिन्न तत्वों का आपने स्पष्टतः कहीं भी विश्लेषण नहीं किया है। अगला आता है
मेलेनबॉक ने सामाजिक क्रिया के 3 प्रकार बताए, जबकि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 2, सॉरी 4। ये तो 2 तो उन्होंने सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां बताई हैं। सामाजिक क्रिया के जो प्रकार बताए वो तो उन्होंने 4 बताए थे। कौन कौन से थे वो? तार्किक, मूल्यांकनात्मक, संवेगात्मक और परंपरात्मक। मेलेनबॉक ने जर्मन फिलॉसफी में बताया है कि वेबर का सामाजिक क्रिया का जो वर्गीकरण है वो गलत है। उनके अनुसार व्यवहार का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं हैं और उत्प्रेरणाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। अतः व्यवहार या सामाजिक क्रिया भी 3 प्रकार का ही हो सकता है। यानी कि मेलेनबॉक ने बताया कि सामाजिक क्रिया किससे प्रेरित होती है? उत्प्रेरणाओं से। और उत्प्रेरणा या व्यवहार और इन उत्प्रेरणाओं के कारण या मूल उत्प्रेरणाएं 3 होती हैं: तर्क, संवेग और भावना। यानी कि मैक्स वेबर द्वारा बताई गई परंपरात्मक जो क्रिया है उसका इन्होंने विरोध किया है। अगला आता है, वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता। वे क्रिया के सिद्धांत में मानदंडों में अनुरूपता मानते हैं, जो कि गलत है। इससे सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं की जा सकती। यह मानकर चलता है कि मानदंड पूर्व स्थापित हैं कि वे किस प्रकार से स्थापित हुए, इसका उल्लेख भी आपने नहीं किया है। कहने का तात्पर्य सीधा सा यह है कि वेबर का जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता। इसके बाद में अगला आता है, सामाजिक संरचना व संस्कृति का अध्ययन नहीं करता। जिस प्रकार से वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या नहीं करता, ठीक उसी प्रकार वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत सामाजिक संरचना और सामाजिक संस्कृति की व्याख्या या इसका भी अध्ययन नहीं करता। इसके बाद आता है अपूर्ण और अस्पष्ट वर्गीकरण। कई समाजशास्त्रियों ने यह बताया कि इनका जो सामाजिक क्रिया का जो वर्गीकरण है वो अपूर्ण है, वो पूरा नहीं है और स्पष्ट भी नहीं है। पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के कई आधारों एवं प्रकारों का उल्लेख करके यह स्पष्ट कर दिया कि वेबर का वर्गीकरण अधूरा और अपूर्ण है। यानी कि इसका अपूर्ण किसने बता दिया इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को? टालकट पार्सन्स ने, और उन्होंने कई आधार और प्रकार का उल्लेख भी किया। इसी प्रकार वेबर के सामाजिक क्रियाओं के वर्गीकरण को भी अस्पष्ट माना गया। एक ही क्रिया तार्किक, भावात्मक, मूल्यांकनात्मक या परंपरात्मक में से 2 या अधिक श्रेणी में भी रखी जा सकती है। अतः यह दुविधापूर्ण है और व्यक्ति को या समझने वाले को यह दुविधा हो जाती है कि यह किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आता है। अगला है, समाज का वृहद स्तर पर सामान्यकरण करने में असमर्थ। मर्टन और कोहन ने कहा, या मर्टन और कोहन का मत है कि वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत एक सीमा तक तो लघु स्तर पर सामान्यकरण कर सकता है, लेकिन यह वृहद स्तर पर सामान्यकरण करने में असमर्थ है। यानी बड़े स्तर पर यह सामान्यकरण नहीं कर सकता, यह केवल लघु स्तर तक ही सामान्यकरण कर सकता है। तो इस प्रकार अनेक समाजशास्त्रियों ने वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो आप जब इन्हें लिखो तो ऊपर ही ऊपर जो लिखा हुआ है वेबर की सामाजिक सिद्धांत की आलोचना, इसमें आप लिख लेंगे कि वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम अगला टॉपिक जो अपने सिलेबस में होगा उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।